हेलो गाइस, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर अपना रुख करें। कितना भी विषयों को पढ़ा लूँ, लिखना तो आपके छोटे छोटे प्रश्न ही है ना, उनका प्रति उत्तर देना है। तो आज जो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप तक लाया हूँ, कृपया करके आप इसे याद कर लेना भाई। ये आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं फिर से बीएसटी चैप्टर के पहले क्वेश्चन से कि प्रबंध किसे कहते हैं। पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है, मतलब ये प्रोसेस है, उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को करने के लिए, कैसे करने के लिए, प्रभावी और कुशल रूप से करने के लिए कार्यों के एक समूह को, उस काम को सौंप दीजिए। वो कार्यों का समूह क्या था? नियोजन, माने 4 नि स, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, है ना। ये सभी कार्य को से जो है, हम किसी कार्य को अगर करते हैं तो वो कार्य संपन्न होता है, यही प्रबंध कहलाता है। दूसरे से काम करवाने की कला प्रबंध है। तो एक प्रश्न हुआ, इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न को रुख करें तो है क्या, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एक प्रबंधक काम करते समय क्या इच्छा रखता है, एक प्रबंधक काम करते समय क्या इच्छा रखता है, तो जवाब क्या होगा? एक प्रबंधक काम करते समय क्या इच्छा रखता है? आंसर, एक प्रबंधक जब काम करता है तो वो संसाधनों को देखता है कि उसके पास संसाधन क्या है। यहाँ संसाधन क्या, जैसे भूमि कितने हैं, पूंजी कितनी है, श्रम कितने हैं, ठीक है ना, मशीनें कितनी है, माल कितना है। तो वो चाहता है कि इसका अनुकूलतम उपयोग हो, सही उपयोग हो, न बर्बाद हो न बच जाए। तो इनका अनुकूलतम उपयोग हो ताकि उनका जो काम है वो पूरा हो सके। और कैसे पूरा हो सके? कुशलतापूर्वक और प्रभावीपूर्वक, है ना। तो कुशलता और प्रभावपूर्णता को प्राप्त करना होता है, इसके जरिए काम को प्राप्त करना होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक प्रबंधक काम करते समय क्या इच्छा रखता है, तो हम जवाब देंगे क्या, कि एक प्रबंधक काम करते समय अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इस प्रकार करता है, इस प्रकार अनुकूलतम उपयोग करता है ताकि काम कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्णता से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अच्छा, कुशलता का मतलब आपको पहले बता चुका ना कि काम को कम से कम लागत पर संपन्न करना, और प्रभावपूर्णता का मतलब काम को सही समय पर पूरा कर देना, ठीक है। चलिए तीसरा, प्रबंध में कुशलता और प्रभावपूर्णता को स्पष्ट कीजिए। अभी भी शब्द यूज किए थे ना, कुशलता, जो मैंने पहले बता दिया कि कुशलता से मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो कम से कम लागत पे हो। जो कुछ उत्पादन करना है, अगर लागत कम लगा तो फिर लाभ आप ज़्यादा कमा पाइएगा ना। तो कम से कम लागत में आपका कंप्लीट काम हो जाए। दूसरा है प्रभावपूर्णता। प्रभावपूर्णता में कि जो आप काम इतना इफेक्टिव हो, समय पर पूरा हो, और समय पर पूरा हुआ काम तो सही समय पर माल बिक पाएगा, सही लाभ आपको दे पाएगा। तो कुशलता का मतलब न्यूनतम लागत पर कार्य पूरा करना, और प्रभावपूर्णता का मतलब उचित समय पर काम को पूरा करना। चौथा, प्रबंध में काम को ठीक ढंग से करने का क्या अर्थ होता है? बस आगे ना कुशलता वाली बात। प्रबंध में काम को ठीक ढंग से करने का क्या अर्थ है? ठीक ढंग से कार्य करने का मतलब होता है न्यूनतम लागत पर करना, ठीक है। और दूसरा है प्रबंध में ठीक काम को ही करना। ठीक काम को ही करना का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग द राइट थिंग्स इन मैनेजमेंट। अगर ऐसे कभी लिखा रहेंगे ठीक काम को ही करना, इसका मतलब है काम को
पूरा करने से है, चाहे लागत कुछ भी हो। और ये संकेत किसकी ओर जा रहा? प्रभावपूर्णता की ओर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग 5 कर लिए। नेक्स्ट, प्रबंध एक सर्वव्यापी क्रिया है, ये पहले ये बता चुके हैं। प्रबंध एक सर्वव्यापी क्रिया है। अब चाहे व्यवसाय छोटा हो, बड़ा हो या गैर व्यवसायिक क्रियाएं हो, कोई ऐसी संस्था हो जो लाभकारी संस्था है, कोई ऐसी संस्था भी है जो अलाभकारी संस्था है, तो चाहे संस्थाएं कोई भी हो, चाहे फर्म कोई भी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, प्रबंध सभी संगठन में, सभी संस्था में, सभी फर्म में ज़रूरत है। जहाँ कार्य को किया जाना वहाँ प्रबंधन ज़रूरी है। इसलिए प्रबंध एक सर्वव्यापक कार्य है, यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न अगर आ गया कि प्रबंध 1 नंबर का, कि प्रबंध की आवश्यकता सभी स्थानों पर समान रूप से है, वर्णन कीजिए। तो जी हाँ है, इसकी आवश्यकता पूरे संसार में है। अब चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो या जापान हो। अरे जब एक प्रश्न बताया था ना कि प्रबंध विज्ञान है कि नहीं है, तो विज्ञान का एक विशेषता है विज्ञान की, तो वह सर्वव्यापक है। अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का रूल भारत की धरती पर है, तो जापान की धरती पे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। तो जिस तरह विज्ञान में यह गुण पाया जाता है कि वह सर्वव्यापक होता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी यह गुण है, यह भी सर्वव्यापक है। चाहे वो कोई भी संगठन हो, छोटा बड़ा, लाभकारी गैर लाभकारी, सभी जगह पर प्रबंध की आवश्यकता है। इसलिए यह प्रबंध में साइंस के यह गुण तो विद्यमान है, सर्वव्यापकता का। नेक्स्ट है, प्रबंध को देखा नहीं जा सकता, वर्णन कीजिए। प्रबंध को तो देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह अदृश्य है। प्रबंध को केवल महसूस किया जा सकता है। और वो कैसे महसूस करते हैं? अगर किसी संस्था में, किसी व्यवसाय में वहाँ के कर्मचारियों को सही वेतन मिलता है, उनका रहन सहन ठीक है, उनकी कार्यशैली ठीक है, उनका पद ठीक है, वो संतुष्ट है, तो पता चल जाता है ना कि ज़रूर उस कारखाने में, उस संगठन में कार्यरत व्यक्ति अगर सकुशल है, मतलब वहाँ का प्रबंधन ठीक है। अगर व्यक्ति समय पर जाता है, पूरे क्रिया करता है, वहाँ का संगठन विकास किए जा रहा है, ये साफ साफ दर्शा देता है कि उस संगठन में, उस संस्था का प्रबंधन सही है। तो प्रबंध से अगर पता करना हो तो वो केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। फिर आगे है, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? इनके बड़े बड़े प्रश्नों पर भी हम जिक्र करेंगे, चैप्टर को ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जो 1 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो आप कैसे इसे सॉल्व कर पाएँ, उस पर जिक्र करते हैं। लिखता है क्या कि प्रबंध एक संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? प्रबंध का जो है संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य हैं उनके, संगठनात्मक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। तो ये संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? प्रबंध का संगठन की ओर से क्या उद्देश्य है? ये प्रश्न है, उत्तर सुनिएगा। संगठन के दृष्टिकोण से, संगठन के लिए एक प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है? एक प्रबंधक अपने प्रबंधन कार्य में हमेशा चाहता है कि उसका संगठन जीवित रहे। पहला काम, जीवित रहे। और वो जीवित कैसे रहेगा? कम से कम उसके द्वारा उत्पादन किए जाने पर जो लागत आई है उतना तो प्राप्त हो जाए, तभी तो कोई संगठन जीवित रहेगा। तो पहला उद्देश्य है, संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर प्रथम क्रिया कहिए कि प्रबंधन यह सोचता है, प्रबंधक यह सोचता है
कि उसका संगठन, उसकी संस्था कम से कम जीवित तो रहे। और जीवित रहने के लिए ज़रूरी है कि वह अपने लागत को तो प्राप्त कर पाए। किसी वस्तु के उत्पादन करना, उसे सेल करना, क्रय करना, विक्रय करना, इन क्रियाओं में कम से कम उसे उसकी लागत तो प्राप्त हो जाए, तभी तो वो जीवित रह सकता है ना। तो पहला जीवित रहना, उसके बाद उसका दूसरा संगठन के प्रति, संगठन के दृष्टिकोण से दूसरा उद्देश्य है कि लाभ प्राप्त करना। केवल जीवित रहने की क्रिया से संगठन का प्रबंधन का उद्देश्य पूरा नहीं होता संगठन के दृष्टिकोण से। तो संगठन को जीवित तो रखना ही है, साथ साथ संगठन को जीवित रहने देना है, सदा के लिए वो चलता भी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो लाभान्वित हो, लाभ मिले। इसलिए इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और तीसरा है लाभ के साथ साथ विकास की यात्रा तय करना। तो एक संगठन की, कोई भी संस्था की प्रबंधन क्रिया में लगे हुए प्रबंधक हमेशा ये चाहता है कि उसका संगठन जीवित रहे, लाभान्वित रहे और विकास की ओर उन्मुख रहे। इतना तो संचय हो कि वह उसका उपयोग संस्था के विकास में करता रहे। डेवलपमेंट जितना अधिक होगा, संगठन के मजबूत रहने पर उतनी आधार बनता चला जाएगा। तो ज़रूरी है जीवित रहना, लाभान्वित रहना और विकास की ओर उन्मुख रहना। ये है संगठनात्मक उद्देश्य। एक लाइन में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जीवित रहना, लाभ और विकास को सम्मिलित किया जाता है। मतलब प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य में के अंतर्गत 3 विशेष बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? देखिए भाई, कोई भी संस्था अंतरिक्ष में नहीं है भाई, है तो समाज में। और जितने भी संसाधन चाहिए उसे, वो सब तो सब समाज से प्राप्त होता है। चाहे भूमि हो, पूंजी हो, माल हो, मशीनें हो, श्रमिक हो, सबके सब समाज से प्राप्त होता है। और उत्पादित वस्तु को समाज में ही बेचना है, यहीं से अर्निंग भी कमाना है। तो ये जरूरी है कि संस्था उसी समाज के हित के लिए कार्यरत हो। तो समाज के लिए अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करना, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने योग्य वस्तु उत्पादित करना, उन तक पहुंचाना, वहाँ के व्यक्तियों के लिए रोजगार मुहैया करवाना, उनके आर्थिक संकट को दूर करना, समय पर उनके विकट स्थिति पर काम आना, ये सब सामाजिक हित के कार्य है। और यही है समाज कहता है कि प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों से आप क्या अभिप्राय है? संगठनात्मक उद्देश्य को प्रबंधन तो पूरा करता है, सामाजिक हित को पूरा करता है। और जानता है प्रबंधक कि प्रबंध के किसी संस्था के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव शक्ति का होना अनिवार्य है, श्रमिकों का होना अनिवार्य है। और एक संस्था में जितने भी श्रमिक कार्यरत होते हैं, सभी श्रमिकों के अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य जरूर निहित होता है। एक पूरे संस्था का कॉमन उद्देश्य तो मालूम है, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी श्रमिक लगे हुए हैं। पर अगर कोई नौकरी लेने जा रहा है तो किसी बंदे ने, जो एम्प्लॉई है, अगर किसी संस्था में नौकरी करने को इच्छित है, तो वह किसी का उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो, किसी का उद्देश्य होता है कि बड़ा हैंडसम अमाउंट सैलरी के रूप में प्राप्त हो, किसी की इच्छा होती है कि उसे सुविधाएं अच्छी प्राप्त हो, और किन्हीं की इच्छा होती है कि उसे पद, एक सम्माननीय पद प्राप्त हो। तो ये वहाँ कार्यरत व्यक्तियों के अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य है। और प्रबंधन करने वाला हर समय यही सोचता है प्रबंधन क्रिया में कि वह यहाँ कार्यरत व्यक्तियों के उन उद्देश्यों की भी प्राप्ति हो सके।
ये उद्देश्य होता है उनका कि यहाँ कार्य करने वाले एम्प्लॉई की, कर्मचारियों की, प्रबंधक की, सलाहकार का, प्रमोटर्स के, उनके जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो भी पूरे हों। इसलिए पूरे व्यवसाय में लोगों के कॉमन उद्देश्यों को पूरा करते करते उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों की भी ओर उद्देश्यों की पूर्ति हो, इसका ध्यान एक प्रबंधक को अवश्य होता है। तो ये रहा कुछ विशेष बिंदुओं पर हमने बात करी।